तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। उन दिनों मैं अपने पापा के साथ बाजार में जाया करता था। दरअसल मेरे पापा पहले तो गांव में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे उनकी जॉब लग गई तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ शहर में रहने लगा। शहर में आए हमें करीबन 15 साल हो गए थे, लेकिन आज तक हमने कभी मुड़कर अपने गांव की ओर नहीं देखा। इसी बीच मम्मी के भाई यानी कि मेरे मामा ने अचानक ही फ़ोन किया और हमें अपने गांव में इनवाइट किया। अब वहां गए हमें काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए हम रास्ता भी ठीक से नहीं जानते थे। पापा की जॉब लगने के बाद इक्की दुक्की बार तो हम वहां पर गए थे, लेकिन उसके अलावा हमने कभी भी वहां पर अपने कदम नहीं पटके थे, जिस वजह से हम रास्ते को ठीक से पहचान नहीं सकते थे। क्योंकि अभी पापा ने एक नई गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी से तो पापा ने कभी भी अपने ससुराल को नहीं देखा था। ट्रेन से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है और खुद अपना साधन लेकर जाने में काफ़ी फ़र्क होता है। इसी बीच पापा ने एक प्लान बनाया कि मंगलवार की सुबह वो 10 बजे के आसपास निकल जाएंगे। उनकी जर्नी करीबन 7 से 8 घंटे की होने वाली थी, क्योंकि मेरा ननिहाल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था और वहाँ पर जाने में हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। उन दोनों मेरी उम्र तकरीबन 18 साल की थी और मैं भी अपने पापा के साथ अब धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख रहा था। फिर इसी बीच हम सब सुबह ही निकलने लगे तो अचानक ही पापा के बॉस का फ़ोन आ गया और ऑफिस से फ़ोन आने पर पापा ने जैसे कॉल को अटेंड किया तो उन्हें पता चला कि आज के आज ही अर्जेंट अपने ऑफिस के लिए निकलना होगा। पापा ने छुट्टी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस में बुला लिया। तभी पापा ने सोचा कि वो आज जाने के बजाय कल चले जाएंगे और यही सोचकर उन्होंने ये तय कर लिया कि आज के दिन ही वो किसी भी हालत में अपने ऑफिस का काम निपटा देंगे। बॉस ने बताया कि उन्हें लास्ट महीने का पूरा प्रोसेस उनके फाइल के अंदर चाहिए, जिस वजह से पापा को अर्जेंट जाना पड़ा। पापा भी अपने ऑफिस के एक जिम्मेदार कर्मचारी हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ के लिए निकलना पड़ा। एक फ़ोन ने हमारे सारे के सारे प्लान को बिगाड़ कर रख दिया, लेकिन अब उन्हें काम करना भी बेहद ही ज़रूरी था, तो उन्हें ज़रूरत के हिसाब से अपने ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था। उसके बाद वो जैसे ही ऑफिस के लिए निकले तो उन्होंने हमें बताया कि हम कल जाने के बाद आज शाम को ही निकल जाएंगे और रात को पूरा सफ़र काटने के बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो बॉस से रिक्वेस्ट करके किसी भी तरह से 3 दिन की छुट्टी ले लेंगे और साथ ही 1 दिन की और छुट्टी एडवांस में लेंगे और फिर आराम से सफ़र करके वापस से लौट जाएंगे। मुझे भी अपने पापा की बात ठीक लग रही थी। साथ ही मम्मी ने बताया कि जैसा पापा कहेंगे वैसा ही सही होगा। फिर उसके बाद पापा उस वक्त ऑफिस में चले गए और इसी तरह हमारा प्लान बिगड़कर दिन से रात का हो गया। उसके बाद कुछ देर के बाद पापा वापस से ऑफिस से घर पहुंचे और घर पर आने के बाद पापा ने सारा का सारा सामान पैक करवाकर गाड़ी में रखवा दिया। तभी पापा ने बताया कि बॉस ने उन्हें खुशी खुशी छुट्टी दे दी है। आज उन्होंने काम को मन लगाकर किया और जल्दी से काम निपटा दिया, तो बॉस ने खुश होकर उन्हें 1 दिन की छुट्टी एडवांस में दे दी। उसके बाद मैंने और मेरी मम्मी ने सारा का सारा सामान पैक करके गाड़ी के अंदर रख दिया। मुझे भी अपने ननिहाल जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही थी और मेरे अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही हम ननिहाल के लिए निकले तो हमारे मामा का फ़ोन आ गया, लेकिन इस बार मेरे पापा ने मामा का फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बार बार फ़ोन को कट कर रहे थे। तभी मम्मी ने जैसे इसके बारे में पूछा तो पापा ने बताया कि आज वो अपने साले साहब को एक सरप्राइज़ देंगे और उन्हें बिना बताए उनके घर में दाखिल हो जाएंगे। और इतनी रात को उनके घर के अंदर प्रवेश करना सच में उनके लिए सरप्राइज ही होगा, क्योंकि हम रात के 2 से या 3 बजे के बीच उनके पास पहुंचने वाले थे, जो कि एक काफ़ी लेट टाइम होता है। अब गाड़ी अच्छी खासी स्पीड के साथ सड़क को क्रॉस कर रही थी। इसी बीच मेरे पापा ने बताया कि गाड़ी के अंदर रखी हुई पानी की बोतल अब खाली हो चुकी है और अगर गाड़ी चलाते वक्त उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है तो गर्मियों के मौसम में गाड़ी को चलाते चलाते उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगती थी। इसलिए पापा अपनी गाड़ी के अंदर एडवांस में एक बोतल रखते थे, लेकिन आज पानी का गाड़ी के अंदर कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर कुछ देर तक तो हम सड़क के किनारे किसी नलकूप को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमें पानी मिलने का कोई भी जरिया नहीं दिखा। तो हमने सोचा कि अब तो हमें अपने ननिहाल के घर जाने के बाद ही पानी पीना होगा। मेरे मम्मी और पापा बात ही कर रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा।
झटका लगने के कारण मेरे पापा हैरानी से बोले, आज से पहले तो गाड़ी को ऐसा झटका कभी नहीं लगा, फिर अचानक ही गाड़ी इस तरह से झटका खाकर क्यों चलने लगी। अभी पापा ने इतना कहा ही था कि तभी गाड़ी के ब्रेक लेदर के अंदर से एक आवाज आने लगी। आवाज को सुनकर ये साफ पता चल रहा था कि गाड़ी के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ का पता लगा पाना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि पापा ने बताया कि उन्हें आज तक इन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं होता कि गाड़ी के अंदर कौन सी समस्या है, क्योंकि गाड़ी खरीदे उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। अच्छी खासी स्पीड से रास्ता पार करते हुए हम सभी जल्दी से अपने ननिहाल के एकदम करीब पहुंच गए। उस वक्त शायद रात के 1:13 हो रहे थे कि तभी मुझे सड़क के किनारे एक पानी की बोतल वाला नजर आया। पानी की बोतलों को देखते ही मैंने अपने पापा से कहा, अरे पापा जी, आपको तो बड़ी जोर से प्यास लगी थी ना, वो देखिए वहां पर एक पानी की बोतल बेचने वाला नजर आ रहा है। इस कस्बे के अंदर पानी की बोतल वाले को देखकर सच में उस वक्त हमें काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि अभी अभी हम एक नेशनल हाईवे को पार करने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हमें कहीं पर भी पानी की बोतल की दुकान का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आया। और इस पुराने और खंडर पड़े कस्बे के अंदर पानी की बोतल की दुकान को देखकर हैरानी होना लाजमी सी बात होती है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तभी पापा ने अपनी गाड़ी को एकदम से रोक लिया और उन्होंने मुझे नीचे उतरने को कहा। पापा ने कहा कि मैं जल्दी से जाऊं और 2 पानी की बोतल लेकर वापस से गाड़ी में आ जाऊं। पापा की बात मानकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उसके बाद मैं जैसे उस पानी की बोतल वाली दुकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दुकान के ऊपर पानी की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था कि शायद यहाँ मुझे कुछ चिप्स के पैकेट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं जैसे उस दुकान वाले के पास पहुंचा और पानी की बोतल मांगने लगा तो उसने कहा, बेटा तुम पहले शख्स हो जिसने इतने सालों के बाद मुझसे पानी की बोतल मांगने आए हो। इतना सुनते ही मैंने उस आदमी से कहा, अरे अंकल जी, पागल हो क्या आप? सालों से यही दुकान लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हो, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। मैंने बस इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने कहा, नहीं बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वास्तविकता बता रहा हूँ। कई अरसों से मेरे पास कोई भी पानी की बोतल लेने के लिए नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस आदमी की हर एक बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, अरे अंकल जी, कोई नहीं, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अभी मैं पीछे मुड़ा ही था कि तभी मुझे याद आया कि मैंने तो पानी की बोतल उस दुकान के काउंटर पर ही रख दी थी। और उसके बाद मैं जैसे पानी की बोतल उठाने के लिए वापस से पीछे पलटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक पल की खातिर मेरा पूरा का पूरा दिमाग सटक गया। मुझे लगा कि शायद मैं किसी गलत जगह पर पहुंच गया हूं, क्योंकि मैंने देखा कि अब मुझे अपने पीछे की तरफ कोई भी पानी की दुकान नजर नहीं आ रही थी। वहां पर एक खंडर पड़ा, मुझे सिर्फ कमरा ही नजर आ रहा था और उस कमरे के अंदर टूटी फूटी लकड़ी की एक टेबल पड़ी थी। ये नज़ारा देखकर मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। तभी पीछे से आवाज़ लगाते हुए मेरे पापा ने कहा, अरे बेटा क्या हुआ, अभी तक पानी की बोतल लेकर गाड़ी के पास नहीं पहुंचे? उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने पापा की तरफ से पलटते हुए कहा, लेकिन पापा, मुझे तो यहाँ पर कोई भी दुकान नजर नहीं आ रही है। इतना सुनते ही मेरे पापा मेरी तरफ हैरानी से देखते बोले, अरे बेटा पागल हो क्या, ठीक से देखो, वो अंकल जी तुम्हें कुछ दे रहे हैं। और फिर जैसे मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों सच में उस वक्त मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि पानी की बोतल उसी काउंटर पर पड़ी हुई नजर आ रही थी और वो आदमी भी अब लगातार हल्की सी मुस्कान देते हुए मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसी वक्त मैंने उस बोतल को उठाया और तुरंत ही वहां से भागते हुए मैं गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने वो पानी की बोतल अपने पापा के हाथ में थमा दी और जैसे ही मेरे पापा ने पानी की बोतल हाथ में ली तो वो मेरे ऊपर चिल्लाते बोल पड़े, ये क्या है, क्या चीज़ उठा कर लाए हो? फिर जैसे मैंने उस पानी की बोतल की ओर देखा तो उस वक्त मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि पानी की बोतल के अंदर पानी की जगह मुझे खून नजर आ रहा था। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पापा ने उस खून की बोतल को तुरंत ही बाहर की तरफ फेंक दिया और गाड़ी का गियर डालकर वहां से आगे जाने लगे। और इसी बीच मेरी नज़र गाड़ी के कांच में पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे पीछे मुझे उल्टे पैरों वाला एक आदमी भागता हुआ नजर आ रहा था। उस आदमी को गाड़ी के पीछे भागता देख मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैंने अपने पापा को भी कांच में देखने का इशारा किया, लेकिन तब तक वो चीज़ कांच के अंदर से भी गायब होने लगी थी। दोस्तों सच कहूँ तो उस वक्त ये सारी चीज़ें मेरी समझ से परे थी। मैंने अपने पापा को भी बताया कि मैंने अभी अभी गाड़ी के पीछे
एक उल्टे पैर वाले आदमी को भागते हुए देखा है। तो पापा ने मेरी बात पर हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गए हो। और वो खून की बोतल तुम कहाँ से उठा कर लाए थे, जरा मुझे भी बताओ। पापा इतना बोल ही रहे थे कि मैंने अपने पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। और इतने में हमारी गाड़ी के ऊपर हमें किसी चीज़ के होने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई तो मौजूद है, जिसके पैरों से गाड़ी के ऊपर एक हलचल हो रही है। ये देखकर एक पल के लिए मेरे पापा भी वहीं पर दंग रह गए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी को पापा ने रास्ते के बगल में रोक लिया, क्योंकि पापा को लग रहा था कि गाड़ी के छत के ऊपर कोई जानवर कूद गया है और वो उसे नीचे भगा देंगे। इतना सोचते पापा गाड़ी को साइड में लगाकर गाड़ी से नीचे उतरने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मगर पापा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर गए। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे तो उस समय का नज़ारा देखने के लायक था। नीचे उतरने के बाद पापा ने जैसे हमारी गाड़ी की छत की तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि गाड़ी की छत के ऊपर उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सा साया दिख रहा था और वो एक काला साया था। उस समय पापा का पूरा शरीर एकदम से ही थरथराने लगा और वो जल्दी से गाड़ी का फाटक खोलकर वापस से गाड़ी के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कांपती हुई जुबान में कहा, यार तुमने सही कहा था, हमारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। अभी पापा इतना बोल ही रहे थे कि तभी मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन पापा आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी और बेमतलब गाड़ी को रोककर इस काली शक्ति को बुलावा दे दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हम यही सोच रहे थे कि तभी मेरी मम्मी ने कहा, हमें सीधा तुम्हारे मामा के घर जाना चाहिए, वहाँ जाकर हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। उसके बाद पापा ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तमाम कोशिश करने के बाद भी हमारी गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ा और वो चौंके तो ही खड़ी रही। सच में उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब हमारा गुस्सा निकले तो भी किसके ऊपर, क्योंकि हम तो एक बड़ी भयानक मुसीबत में जो फंस गए थे। पापा की प्यास के चलते हम इतनी बुरी तरह से फंस गए थे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पापा ने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उस जगह पर नेटवर्क एरर बता रहा था, यानी कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। एक से एक मुसीबत लगातार हमारे साथ बढ़ती जा रही थी और कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता रहा। तभी हमने गाड़ी के विंडो को एकदम से बंद कर लिया और हम गाड़ी के अंदर पैक होकर बैठ गए ताकि हमें कोई भी चीज़ बाहर से अंदर की तरफ ना दिख सके। हम कुछ देर तक तो इसी तरह खामोश बैठे रहे। तभी मेरे पापा ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी के बोनट को चेक कर लेता हूँ, आखिर कब तक हम इस जगह पर बैठे रहेंगे। पापा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे उन्होंने कांच की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक लकड़ी ले खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी करीब 80 साल के लगभग लग रहा था, जिसकी कमर झुकी हुई थी। पापा को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये इलाका तो भूतिया है, फिर यह आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद पापा ने हल्की हल्की कांच की विंडो को नीचे किया तो उसके बाद पापा ने उस आदमी से कहा, कहिए क्या काम है आपको। तो उस आदमी ने कहा, बेटा आप गलत फंस गए हो, आज जिंदा बचकर जाने का कोई चांस नहीं है। हो सके तो गाड़ी की विंडो को बंद कर लो और जब तक सुबह ना हो जाती तब तक अपनी ज़िंदगी बचाने की उम्मीद लिए यहीं पर बैठे रहो। उसके इतना कहने के बाद पापा ने गाड़ी की विंडो को फिर से एकदम से बंद कर दिया और उसके बाद पापा चुपचाप खामोश होकर बैठ गए। वो समझ गए थे कि आज वो किसी गलत जगह में है। और तभी किस्मत ने हमारा साथ दिया और फ़ोन की घंटी बजने लगी। जैसे ही पापा ने फ़ोन की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उनके साले साहब का फ़ोन था। इस बार उन्होंने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया और फ़ोन के उठाते ही उनके सामने से आवाज़ आई, अरे मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे पापा ने कहा, हम तो आपको सरप्राइज़ देने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ आकर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। पापा जी सारी बात मेरे मामा जी को बताने लगे और मामा जी को पूरी बात बताने के बाद मेरे मामा जी ने कहा, आप जानते नहीं हैं कि वहाँ पानी बेचने वाला शख्स कौन है और वो एक भूतिया ताकत है और उसके सामने काफ़ी लोगों ने दम तोड़ दिया है। आप अभी तक बचे हुए हो क्योंकि आप किस्मत वाले हो। अब आप एक काम करो, जब तक वो बूढ़ा आदमी वहाँ से इधर उधर नहीं हो जाता तब तक गाड़ी से बाहर मत निकलना, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के साथ हमेशा ही काली शक्तियाँ मंडराती रहती हैं और मैं कुछ देर के अंदर ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। अगर हम घने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर वो काली माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहने के बाद मेरे मामा जी ने फ़ोन काट दिया, लेकिन अभी भी हमारे जहन में पानी की बोतल वाले प्रेत का डर बैठा हुआ था। जिस तरह से मेरे मामा जी ने बताया था हमने वैसा ही किया
हम गाड़ी से बाहर नहीं निकले और हमने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद हमें अपने सामने की तरफ से 2 हेडलाइट चमकती हुई नजर आने लगी और इस बार मैं पूरी तरह से पक्का हो गया कि ये मेरे मामा की गाड़ी है। और उसके बाद वो गाड़ी हमारे बगल में आकर थमी। गाड़ी के रुकते ही हमने देखा कि गाड़ी के अंदर 3 या 4 जने थे और वो हमारे पास आकर बोले, जीजा जी आप ठीक तो हो ना? तो हमने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ी के बोनट को खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे। 1-2 मिनट के अंदर ही उन्होंने गाड़ी को ठीक कर दिया और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने को कहने लगे। जैसे इस बार पापा ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई और उसके बाद हम उन लोगों के पीछे पीछे चले गए। जैसे हम ननिहाल पहुंचे तब जाकर हमारे जहन से थोड़ा डर तो बाहर निकला, लेकिन वो पानी की याद अभी भी मेरे दिल में खौफनाक मूवी की तरह छप गई थी और बार बार उस चीज़ को याद करके मुझे घबराहट हो रही थी। वो दिन तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना बीत गया और उसके बाद हम नॉर्मल हुए। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो आगे एक टर्न आने वाला था जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। मामा जी भी उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा सावधान नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि अब ये काली माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो रात तो बीत गई, लेकिन जैसे सुबह का माहौल हुआ तो मेरे अंदर उछलने कूदने की इच्छा होने लगी, जिस वजह से मैं अपनी मम्मी की परमिशन लेने के बाद वहाँ से खेलने कूदने के लिए मामा जी के घर से बाहर निकल गया। वहाँ पर मेरे कुछ गिने चुने पुराने दोस्त रहा करते थे, तो मैं उनसे मिला और उनसे बतलाते हुए मैं वापस उसी जगह पर जाने लगा जहाँ पर जाना सख्त मना था। गलती में मैं हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर आगे उसी जंगल के इलाके में चला गया जहाँ से हम आए थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसका नाम आशुतोष था। हम दोनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते की तरफ निकल पड़े जिस रास्ते पर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। जैसे हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमने एक भयानक मंजर को देखा था, तो मैं उस जगह को आसानी से पहचान गया और उसी वक्त मैंने अपने कदमों को पीछे मोड़ लिया। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा मानो एक हवा का झोंका मेरे पूरे के पूरे शरीर को चीरकर अंदर से निकल गया हो। मेरा पूरा शरीर जैसे टूट सा गया था और उसी वक्त मेरे दोस्त के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ और अब हम दोनों के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम आगे जा सके। हम वहीं पर बैठ गए और फिर तभी किसी ने हमें एकदम से धर दबोचा। उस वक्त आगे क्या हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाद में जाकर मेरी आंख बंद हो गई और जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो मेरे घर वाले मेरे आसपास थे। अचानक अपने घर वालों को इस तरह से सामने देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा अचंभित रह गया था। लेकिन उसके बाद सदमा तो मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि अब तो हम हमारे घर आ चुके हैं, यानी कि हम तो वापस शहर लौट चुके थे। और उस वक्त मेरा पूरा माथा सनक गया। फिर उसके बाद वहाँ पर बैठे एक पंडित बाबा ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे बेटे को 3 दिन बाद होश आ गया। अगर आज के दिन इससे होश नहीं आता तो फिर आप उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देते। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे। मेरे पापा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहे थे। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्योंकि रात को ऐसी अजीब ताकतें दिखती हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस काली शक्ति के सामने चले गए। इतने में ही वो साधु बाबा एकदम से छटपटाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे के पूरे शरीर को करंट का बहुत जोरदार झटका लग रहा है, जिससे वो तड़पने लगा। मेरी आंखों के सामने वो साधु बाबा बहुत जोर जोर से चीखते हुए वहीं पर बेहोश हो गए। और उसके बाद मेरे पापा जल्दी से भागे और उन्होंने भागते हुए नींबू के टुकड़े का एक रस उस बाबा के नाक के ऊपर डाल दिया और उसे अचानक ही होश आ गया। होश में आने के बाद उस साधु बाबा ने बताया कि अगर सही समय पर मेरे पापा ये काम ढंग से नहीं करते तो उसकी वजह से मेरे साथ साथ उस साधु बाबा की भी मौत हो जाती। खैर वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। उस दिन के बाद मैं अपने ननिहाल नहीं गया हूँ और अब तो मुझे अपने मम्मी के गांव के नाम से भी काफ़ी भय लगने लगा है। कुछ लोग बताते हैं कि उस पानी देने वाले आदमी के साथ भी कुछ भयानक हुआ था, जिसकी वजह से आज भी उसकी आत्मा उसी जगह पर भटकती फिरती है और पानी के बदले मौत देती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।